हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट, एकदम मस्त। मजा आ रहा है आपको इनकम टैक्स करने में हमारे साथ? अगर आपको सचमुच मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे भी ये बात बताइए। मुझ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि यस, यू आर एंजॉइंग डूइंग इनकम टैक्स विथ मी, राइट? दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड ऑब्वियसली आपका अभी तक का स्टेटस क्या है? क्या आपने अभी तक जितने लेक्चर्स मैंने कराए क्या वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं? कहीं आप स्किप कर करके तो लेक्चर्स नहीं देखते हैं कि कुछ लेक्चर आपने छोड़ दिए, फिर उसके बाद आपने वापस से कंटिन्यू कर लिया, या टॉपिक देख के या थंबनेल देख के आप अपना इंटरेस्ट जगाते हो कि वेदर आई शुड गो अहेड विद दिस टॉपिक और नॉट। ऐसा नहीं है भाई, आपको पूरी सीरीज करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर योर ओन इंटरेस्ट कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं है। वेदर इट इज इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग, यू हैव टू डू इट, right? And in fact I'm trying to make every topic very very interesting for you, and if it is so, obviously you need to give an appreciation for that. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताते हैं आपको कि और कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है, ये आपको पता चल ही गया। देखिए, सम रिसीव बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। एचयूएफ की जो इनकम आती है उस पर टैक्स कौन देता है? एचयूएफ। लेकिन एचयूएफ जो भी कमाता है वो अल्टीमेटली किस में बांट दिया जाता है? वो मेंबर्स में बांट दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं, उनका बंटवारा नहीं हुआ है और कुछ परिवार की इनकम आ रही है, ठीक है, परिवार की कोई प्रॉपर्टी थी उससे इनकम आ रही है, या परिवार का एचयूएफ का कोई धंधा था उससे इनकम आ रही है, तो अल्टीमेटली एचयूएफ ने उस पर टैक्स दे दिया है। व्हाटएवर प्रॉपर्टी की इनकम थी, बिजनेस की, परिवार की इनकम थी, सब पे दे दिया टैक्स। लेकिन वो इनकम तीनों भाइयों में तो बटेगी ना, ठीक है? परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन इनकम तो बांटते ही हैं वो लोग, ताकि अपने अपने खर्चे भी, सबका इंडिविजुअल परिवार है तीनों भाइयों का, तो उनके अपने खर्चे, पर्सनल खर्चे भी मीट आउट होते रहें, उसके लिए वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्या जब इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो मेंबर्स फिर से उस पर टैक्स देंगे? नहीं, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगता। अगर एचयूएफ ने कमाया, मान लीजिए हम कहते हैं 12 लाख रुपया, तो एचयूएफ ने 12 लाख रुपए पे टैक्स दे दिया। अब तीनों भाइयों ने उस इनकम को बांट लिया, 4-4 लाख रुपए तीनों भाइयों ने बांट लिया। तो क्या 4-4 लाख रुपए पे अब तीनों भाई फिर टैक्स देंगे कि एक भाई की इनकम 4 लाख, अब वो भाई उस पे 4 लाख पे टैक्स दे रहा है, दूसरा वाला 4 लाख पे, तीसरा वाला फिर 4 लाख पे? नहीं, अरे वो तीनों मिला के वो उस इनकम का बंटवारा किया गया है जो इनकम पे ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है। सो व्हाट द लॉ सेज कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ टू मेंबर्स इज एग्जिम्प्ट। वो एचयूएफ के मेंबर्स के हाथ में दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज एचयूएफ ने ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रखा है। चलिए देखिए, एनी सम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ शैल बी एग्जिम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर whether received out of the income of the family or out of the income of the impartable estate belonging to the family। चाहे वो इनकम कहाँ से आ रही हो, वेदर इट इज रिसीव आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, फैमिली की इनकम से आ रही है, या फिर फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टी, इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, फैमिली की वो प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। मान लीजिए परिवार का कोई प्रॉपर्टी है, इम्पार्टेबल स्टेट है, उसका किराया 12 लाख रुपए बनता है, तीनों भाइयों को वो 4-4 लाख रुपए किराएदार दे देता है, ठीक है? तो इस ये 12 लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा? एचयूएफ, क्योंकि वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी। ऑब्वियसली उसका पैसा लेगा कौन? भाई सभी तो लेंगे, मतलब जो भी मेंबर्स हैं उनके वहीं तो जाएगा, तो उनके हाथ में दोबारा टैक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली द सेम इज द केस विथ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, कौन टैक्स देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी। क्या वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा? आंसर इज यस। तो क्या पार्टनर दोबारा उस पर टैक्स देगा? नहीं। तो पता चला 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया पे टैक्स दे दिए, फिर 2 पार्टनर उसमें 50-50 रुपए बांटे, फिर पार्टनर अलग टैक्स दे रहे हैं उस पर, तो पता चलेगा सारा सरकार ही ले जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है? तो वो ऑलरेडी टैक्सेबल हिस्से प्रॉफिट है, उस पर ऑलरेडी टैक्स दिला चुका है, तो शेयर ऑफ दैट प्रॉफिट विल नॉट बी टैक्सेबल अगेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म रिसीव बाय द पार्टनर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ना उसकी बात क्या है? अलाउंसेस ऑफ परक्यूजेट्स आउटसाइड इंडिया, अलाउंसेस ऑफ परक्यूजेट आउटसाइड इंडिया।
any allowance or perquisite paid or allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India are exempt. लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि वर्ड अलाउंस का मतलब क्या होता है और परक्यूजिट का मतलब क्या होता है। जब आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दे देता है। जैसे एम्प्लॉयर आपको हर महीने 10,000 रुपया दे देता है, कहता है कि आप एक काम करिए, किराए पे एक घर ले लीजिए और उसमें रहिए। फॉर एग्जाम्पल आप वाराणसी से थे और दिल्ली गए जॉब करने के लिए, तो वहां तो आपके पास घर नहीं है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह दे, हो सकता है, ये सारी बात कर रहे हैं, देता है ये नहीं कह रहे हैं कि देना ही पड़ेगा, ये सब नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट कि सैलरी के साथ आपको कभी कभी एड ऑन मिल जाए। तो अगर वो एड ऑन मिल रहा है तो वो कैसा होता होगा उसकी अभी बात कर रहे हैं। तो आप वाराणसी से दिल्ली गए जॉब करने के लिए, तो एम्प्लॉय ने कहा एक काम करो, तुमको तनख्वाह तो जो मिलती है 30,000 रुपया वो मिलेगी, साथ में तुमको 10,000 रुपया हम हर महीने और दे देंगे, तुम किराए पे अपने लिए एक मकान देख लो, ठीक है। ऑफिस आने जाने के लिए हम तुमको हर महीने 4,000 रुपये किराए के नाम का दे देते हैं, ठीक है। कभी तुम बीमार पड़ जाओगे तो खुद से अपना इलाज करा लेना, उसके लिए तुमको हर महीने हम 5,000 रुपया दे दिया करेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयर कभी कभी आपको क्या करता है, खुद से कहता है कुछ फैसिलिटी मैनेज कर लो, जैसे घर मैनेज कर लो, पैसा ले लो, आने जाने का अपना जुगाड़ देख लेना, पैसा ले लो, कभी बीमार पड़ोगे तो अपना इलाज खुद से करा लेना, उसका पैसा ले लो। ये होता है अलाउंस। परक्यूजिट क्या होता है, एम्प्लॉयर आपको आने जाने के लिए कार दे देता है, सिर्फ आने जाने के लिए, कार गिफ्ट नहीं कर दिया, तुम्हारी कार नहीं होगी, वो कंपनी की कार है, बस आ जा सकते हो तुम इससे। एम्प्लॉयर ने तुमको रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया, रहने के लिए दे दिया, फ्लैट तुम्हारे नाम नहीं कर दिया है, ठीक है। जितने दिन नौकरी करोगे उतने दिन रह सकते हो एम्प्लॉयर के फ्लैट में, एक खाली फ्लैट था उसके बाद उसने किराए तो वो तुमको दे दिया है, ठीक है। तुम कभी बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल का जितना बिल आता है एम्प्लॉयर खुद ही पे कर देता है। तो ये सब होता है बेनिफिटिंग काइंड, कि आपको घर मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, ठीक है। कभी कभी आपको एम्प्लॉयर पैसे देता है कि आप फैसिलिटी खुद से मैनेज कर लो, कभी कभी फैसिलिटी ही दे देता है। तो अगर आपको एम्प्लॉयर फैसिलिटी के लिए पैसा देता है कि भाई फैसिलिटी मैनेज करो, हम पैसा दे रहे हैं, तो उसे कहा जाता है अलाउंसेस। और अगर आपको एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी ही दे दी तो उसे कहा जाता है परक्यूजिट। जैसे एम्प्लॉयर अगर आपसे ये कहता है कि तुम्हें कभी सर्दी, खांसी, मलेरिया, लवेरिया कुछ भी हो जाए, हर महीने तुम हमसे 5,000 रुपये ले लो और इलाज खुद से करा लेना, कभी भी कुछ भी हो तो हो सकता है तुमको लवेरिया ना भी हो, ठीक है, और हो सकता है वो 5,000 रुपया पूरा का पूरा तुम्हारी जेब में आ जाए, बच जाए। तो ये था अलाउंसेस। अलाउंसेस में एक लमसम पैसा मिल जाता है, पता नहीं खर्च होगा भी कि नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है तुमको लवेरिया हो गया, और उस लवेरिया बीमारी में तो जानती हो कितना खर्चा बैठता है, ठीक है। तो 5,000 के एम्प्लॉयर के 5,000 रुपये से कहां चलेगा, तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आपको अलाउंसेस मिलते हैं तो एक्सपेंडिचर से वो डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करते। एक एक्सपेंडिचर के लिए आपको दिया गया है, योर एक्सपेंडिचर माइट बी मोर देन दैट, मे बी लेस देन दैट, और मे बी वो एक्सपेंडिचर हो ही ना आपका। जैसे एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 रुपया दिया कि आप अपना आने जाने का मैनेज कर लो, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया, अब उसी की बाइक पे बैठ के ऑफिस जाना आना आपका काम हो जाता है, आपका तो फ्री में हो गया, ठीक है, तो पैसा लगा ही नहीं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपका खर्चा ना हो। नाउ कमिंग बैक टू परक्यूजिट, परक्यूजिट में क्या होता है, एम्प्लॉयर ही आपको फैसिलिटी देता है, ठीक है, कि ऑफिस की कैब आती है वो आपको लेके जाती है, या ऑफिस से आपको कार ही मिल गई, आप खुद ही लेके जाते हो, पेट्रोल वेट्रोल भी कंपनी में ही भरवा दिया जाता है उसका, तो दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट, ठीक है। या कभी आपको कोई बीमारी हुई, मलेरिया वगैरह हुआ, तो जितना पैसा लगा एम्प्लॉयर ने सब हॉस्पिटल का बिल भर दिया, तो दैट्स कॉल्ड परक्यूजिट। अब ना यहाँ पे क्या बात आ रही है, ये देखिए, अलाउंसेस ऑफ परक्यूजिट इंडिया के बाहर मिल रहा है आपको। एनी अलाउंस ऑफ परक्यूजिट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट इंडिया के बाहर क्यों दे रही होगी सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट, ये सब, टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये सब आईएएस ऑफिसर्स के लिए बात हो रही है जो कि एम्बेसीज में काम करते हैं, हम एम्बेसी लिख दें।
इंडियन एम्बेसीज जो बाहर काम करते हैं, ठीक है, रॉ के लोग जो इंडिया के बाहर काम करते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट ये सब इंडिया के बाहर देती है इंडिया के बाहर काम करने के लिए। तो उनके हाथ में जो अलाउंसेस और परक्यूजिट होता है ना, वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंसेस एंड परक्यूजिट वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। वैसे तो आपने पढ़ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी है, वो टैक्सेबल है, ठीक है। देखिए आपके लिए ये सब एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको एम्प्लॉय जितना पैसा दे देगा ना वो सब आपकी तनख्वाह है, वो सब आपकी सैलरी है, अलाउंसेस, परक्यूजिट सबकी वैल्यूएशन की जाती है और सब आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर काम कर रही है, स्पेसिफिकली बात कर रहा है एम्बेसीज, रॉ के लोगों की, उनको जो भी अलाउंसेस और परक्यूजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इंडिया के बाहर काम करने के लिए, वो सारा उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है। बस तनख्वाह जो होती है उनकी वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। अलाउंसेस, परक्यूजिट ये उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सच बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी एम्बेसीज हैं ना, इंडियन एम्बेसीज जो बाहर जाके रहते हैं, ये पूरा वहाँ पे ना मेहमान नवाजी करते हैं। जिस देश में जाते हैं उस देश के लिए ये मेहमान होते हैं। अरे हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे देश में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज आए हुए हैं उनको हमारे देश ने पता है सुंदर सा बंगला दिया है रहने के लिए, अच्छी गाड़ी दी है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। गाड़ी में ड्राइवर भी भारत सरकार ने दिया है, उस गाड़ी में तेल भी भारत सरकार भरवा रही है, उस घर में सब्जियां आती हैं, मतलब राशन आता है और वो भी भारत सरकार भेज रही है। और तो और वहाँ पे कुक लगा हुआ है जो खाना बनाता है, वो भी भारत सरकार ने लगाया हुआ है। तो ये जो फॉरेन एम्बेसीज हमारे देश में आ रहे हैं वो भी तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे देश का जो एम्बेसी है जो दूसरे देश में जाता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, उस देश की सरकार उसको मेहमान की तरह रखती है, सारे खर्चे वही बियर कर लेती है। लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउंस परक्यूजिट दे रही है? हाँ दे रही है। वो थोड़ी ना कहती है जाके वहाँ पे भीख मांगना कि हमको ये दे दो वो दे दो। भारत सरकार सभी चीज़ का पैसा दे रही है कि तुम खुद से सारी फैसिलिटी मैनेज कर लेना। लेकिन वो वहाँ पे वो मेहमान नवाजी पाते हैं, ये अलाउंस परक्यूजिट उनके खर्च तक नहीं हो रहे हैं और पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो रहा है। 1 रुपया खर्चा नहीं होता है, सब एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि पूरा मेहमान नवाजी से रहते हैं वो, ठीक है। नाउ एग्जेम्पशन फॉर कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। अब ये क्या चीज है? कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। आए दिन आप सुनते हैं हमारे देश में कुछ ना कुछ डिजास्टर हो गया, ट्रेन पलट गई, कईयों के हाथ कट गए, कईयों की जान चली गई, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, लोगों के घर बह गए, झोपड़ी बह गई, ठीक है। और आए दिन आप सुनते हो कि जैसे ही कुछ ना कुछ इस तरीके की आपदा आती है, ठीक है, ऐसा कष्ट आता है, तो हमारी सरकार क्या करती है? अनाउंस करती है कंपनसेशन। क्या आपने सुना है कभी कि ट्रेन पलट गई, लोगों के हाथ कटे या जिनको भी इस तरीके का फिजिकल डैमेज हुआ, तो सरकार कहती है जिन लोगों के भी हाथ पैर कट गए इस ट्रेन दुर्घटना में हम उनको 2 लाख रुपए देंगे, जिनकी मृत्यु हो गई उनके घर वालों को 5 लाख रुपए देंगे। क्या कभी आपने सुना है ऐसा? हाँ, ऐसा सुना होगा। तो ये कंपनसेशन जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। जैसा सोच के भी देखिए कितना अजीब लगेगा नहीं, जब गवर्नमेंट कहेगी अगर किसी का हाथ पैर कटा है ना तो हम उसको कंपनसेशन देंगे 2 लाख रुपए का, और जैसे ही देंगे वैसे ही अपना टैक्स भी ले लेंगे 30% का। अरे लोग कहेंगे बदतमीज कैसी सरकार है भाई, ठीक है। पहले कंपनसेशन दे रही है, कह रही है कि आओ तुम्हारे आंसू पूछते हैं हम, और उसके बाद कह रही है देख के वापस छीन भी लेंगे तुमसे, टैक्स ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी कंपनसेशन मिलता है इन केस ऑफ एनी ऑफ द आपदा, ठीक है, तो जिसमें गवर्नमेंट ये कंपनसेशन देती है आपको, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि उस बाढ़ में आपकी दुकान का कुछ सामान बह गया, ठीक है, आपको कंपनसेशन तो मिला 2 लाख रुपया का, लेकिन आपकी दुकान का कुछ सामान भी बह गया था, तो ये बिजनेस का घाटा हो गया। मान लीजिए 40,000 का सामान बह गया था, बिजनेस का घाटा हो गया 40,000 रुपए का। क्या आप अपने बिजनेस में लॉस ऑफ स्टॉक नाम से घाटा बुक कर सकते हो? क्या आप वो घाटा दिखाओगे, जो भी आपको घाटा हुआ, चाहे आपकी कोई एसेट खराब हो गई हो उस बाढ़ में या कुछ भी हुआ हो, जिसमें सभी लोगों को कंपनसेशन सरकार दी कि भाई इस एरिया में बाढ़ आया है, सभी झोपड़ झुग्गी वालों को हम 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। वहाँ पे आपकी एक छोटी सी दुकान थी, कोई कुछ और था, आपकी कुछ एसेट का नुकसान हो गया बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो खर्चा चार्ज ही कहाँ करोगे,
ठीक है, तुम्हारे घर की टीवी उड़ जाएगी बाढ़ में, ठीक है, बह गई, तो तुम कहीं खर्चा थोड़ी ना चार्ज कर सकते हो, अरे ये तो पर्सनल यूज वाला एसेट था ना। लेकिन अगर बिजनेस का कोई एसेट आपका खराब हो जाए वहां पे, तो बिजनेस के तो सारे के एसेट को आप चार्ज भी कर सकते हो, भाई ये तो बिजनेस का घाटा हो गया। तो क्या आप वो घाटा चार्ज कर सकते हो? तो यहां पे कानून ये कहता है कि अगर आपने घाटा चार्ज किया तो जितना घाटा चार्ज करोगे उतने रुपए की जो आपको कंपनसेशन मिली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, कुछ भी दुर्घटना हुई, सरकार ने कोई कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें आपका कुछ बिजनेस लॉस हो गया। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक लॉस हो गया 30,000 रुपये का, लेकिन कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कितना दिया है? सभी को, उस एरिया में जितने लोग थे ना जहां पे ये बाढ़ आई थी, सबको 1-1 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि ये 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, बट आप ये लॉस चार्ज नहीं कर सकते हैं। डू नॉट चार्ज लॉस। आप अपने अकाउंट्स में इस लॉस को चार्ज मत कीजिएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई हम तो करेंगे, तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, आप इस लॉस को चार्ज करेंगे अगर, तो इस 1 लाख रुपया में से 30,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा और 70,000 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना घाटा आप चार्ज करेंगे उतना आपको कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं। एक्चुअली होगा क्या, 30,000 रुपए का आप घाटा चार्ज करोगे, 30,000 रुपए से प्रॉफिट कम होगा और 30,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल भी हो जाएगी। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप टू लॉस ऑफ स्टॉक चार्ज करेंगे 30,000 रुपया, और इधर क्या आ जाएगा, बाई कंपनसेशन 30,000 रुपये का टैक्सेबल हो जाएगा। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा? निल। तो उससे अच्छा है कि ये भी बात, यानी ये जो रेड पेन से हमने किया, ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं है। आप अगर स्टॉक का लॉस चार्ज ही नहीं किए तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। यानी अगर आप स्टॉक का लॉस चार्ज ही नहीं कर रहे हो, स्टॉक का लॉस चार्ज ही नहीं कर रहे हो, निल, तो यहाँ पे कंपनसेशन भी पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है ना, तो ये भी तो निल ही होगा। यानी मतलब ये एंट्री आएगी ही नहीं, ये एंट्री ही नहीं आएगी, दोनों ही, अगर ये वाला काम किया आप तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको बस याद रखना है कि भाई घाटा चार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप घाटा चार्ज करेंगे तो उतना जो कंपनसेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो नुकसान मत चार्ज करिए। और स्वाभाविक सी बात है भाई, सरकार आपको कंपनसेशन दे रही है, कह रही है वो इनकम नहीं है, तो जिस आपका कुछ नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी तो नहीं है। जब कंपनसेशन इनकम नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर मान लीजिए आपका लॉस जो है, मान लीजिए 3 लाख रुपए का है और कंपनसेशन आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए का, तो हम कहेंगे कि आप लॉस चार्ज कर लीजिए, आप लॉस चार्ज कीजिए। तो जो भी आपको लॉस हुआ है वो 3 लाख रुपए चार्ज कीजिए, तो ये कंपनसेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जितना आप लॉस चार्ज करते हो उतना तक कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कंपनसेशन मिला ही 2 लाख रुपया है, तो भाई 2 लाख से ज़्यादा कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं ना हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल होगा। तो अभी भी आपका घाटा ज़्यादा चार्ज हो रहा है, कंपनसेशन कम चार्ज हो रहा है, आपकी इनकम कम ही होगी, तो आपका टैक्स कम बनेगा, तो आप यहाँ पे चार्ज कर लीजिएगा। अगर आपका घाटा ज़्यादा हो गया है, कंपनसेशन कम है, तो आप घाटा चार्ज कीजिए। लेकिन अगर कंपनसेशन ज़्यादा है तो आप घाटा मत चार्ज कीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना घाटा चार्ज करोगे उतना कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, राइट। और अच्छा, रियल फायदा कब है एक्चुअल में? जब बेसिकली कोई बिजनेस रिलेटेड आपको नुकसान नहीं हुआ है, जैसे ट्रेन दुर्घटना में हाथ कटा है, अब उसका 2 लाख रुपया मिला है, तो यहाँ कोई बिजनेस लॉस तो हुआ नहीं है, कुछ चार्ज करने जैसी चीज है नहीं, 2 लाख रुपया पूरा एग्जेम्प्ट है वहां पे। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर लोकल अथॉरिटी से, बाई एन इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर। देखिए, हाथ पैर कटा है तब तो इंडिविजुअल को खुद पैसा मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो बोलती है जिनकी मृत्यु हो गई उनके घर वालों को 5 लाख रुपया, तो लीगल हेयर को भी पैसा मिलता है, तो लीगल हेयर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीगल हेयर मतलब जो भी उनके घर से है, जो भी उनका वारिस है, ठीक है, बीवी बच्चे जो भी।
by way of compensation on account of any disaster shall be exempt. However, the exemption is not allowable in respect of amount received or receivable to the extent such individual or his legal heir has been allowed a deduction under the Income Tax Act. कह रहा है उस अमाउंट तक, उस एक्सटेंट तक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जिस अमाउंट तक आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे इनकम टैक्स एक्ट में खर्चे के रिस्पेक्ट में, लॉस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच डिजास्टर. तो ये एक्सप्लेन तो कर ही दिया है मैंने. ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे. छोटा सा सेशन था बट टॉपिक ऑल टुगेदर आइसोलेटेड था, एक डिफरेंट टॉपिक था. अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एक बहुत ही डिफरेंट बात करनी है आपसे जो कि लंबी भी चलेगी. तो आई डू नॉट वांट टू मर्ज इट विद दिस सेशन, सो विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ.